भारत और नेपाल एक ऐसा रिश्ता जो ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान राम और सीता का विवाह, गौतम बुद्ध का जन्म और हिमालय की गोद में बसा ये रिश्ता सदियों पुराना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी गहरी समानताओं के बावजूद भारत और नेपाल के बीच रिश्ते कड़वे क्यों रहते हैं? धर्म और संस्कृति के बंधन से जुड़े इन दोनों देशों के बीच क्यों है इतने राजनीतिक तनाव? क्या ये सीमा विवाद का मामला है या भारत की क्षेत्रीय नीति का असर? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और अंत में जानेंगे कि क्या इन रिश्तों को सुधारने की कोई उम्मीद है या ये तनाव कभी खत्म नहीं होंगे। इस कहानी के हर मोड़ में ऐसा सच छिपा है जो आपको चौंका देगा। भाग 1, 1950 की मित्रता संधि और नेपाल के लोकतंत्र की शुरुआत। भारत और नेपाल के बीच आधुनिक रिश्तों की शुरुआत 1950 की इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से हुई। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच खुली सीमाओं, व्यापार और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना था। लेकिन ये संधि नेपाल के लोगों के लिए एक विवाद का कारण बन गई। नेपाल की ओर से ये महसूस किया गया कि इस संधि ने भारत को नेपाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने का खुला रास्ता दे दिया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए राजा त्रिभुवन का समर्थन किया। राणा शासन को खत्म करने और लोकतंत्र लाने में भारत ने नेपाल का साथ दिया। पर यहीं से नेपाल में ये भावना पनपने लगी कि भारत उनके आंतरिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देता है। क्या ये दखल आगे चलकर नेपाल के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ या भारत और नेपाल के रिश्तों की दरार और गहरी हो गई? भाग 2, राजा महेंद्र, पंचायती शासन और भारत नेपाल का बदलता रिश्ता। 1960 में राजा महेंद्र ने पंचायती शासन प्रणाली लागू की और नेपाल में लोकतंत्र की प्रक्रिया को रोक दिया। इस दौरान भारत ने नेपाल के साथ अपने आर्थिक और सैन्य सहयोग को बरकरार रखा। लेकिन राजा महेंद्र को यह महसूस होने लगा कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हावी हो रहा है। यहीं से राजा महेंद्र ने चीन के साथ संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया। चीन के साथ बढ़ते रिश्तों ने भारत नेपाल के कूटनीतिक रिश्तों को और जटिल बना दिया। भारत को लगा कि नेपाल उसका समर्थन खो रहा है, जबकि नेपाल ने इसे अपनी स्वतंत्रता की दिशा में कदम बताया। पर क्या चीन के साथ बढ़ते रिश्ते नेपाल के लिए फायदेमंद साबित हुए या इसने भारत के साथ उसके संबंधों में और तनाव पैदा कर दिया? भाग 3, 1990 का जन आंदोलन, राजदरबार हत्याकांड और भारत का प्रभाव। 1990 में नेपाल में प्रजातंत्र की बहाली का आंदोलन हुआ। आंदोलनकारियों को भारत से अप्रत्यक्ष समर्थन मिला और नेपाल में एक बार फिर भारत की भूमिका पर सवाल उठे। राजा बीरेंद्र के शासनकाल में भारत और नेपाल के संबंध स्थिर दिखे, लेकिन 2001 का राजदरबार हत्याकांड इन रिश्तों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इस हत्याकांड के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता संभाली, लेकिन उनकी नीतियों ने नेपाल को और अराजकता में धकेल दिया। 2006 में दूसरे जन आंदोलन के बाद नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई, लेकिन इसके साथ ही नेपाल में एंटी इंडिया भावना ने भी जन्म लिया। क्या यह भावना केवल राजनीति तक सीमित थी या नेपाल के भीतर भारत के खिलाफ एक गहरी नाराजगी बढ़ रही थी? भाग 4, विवाद के मुख्य कारण, नाकाबंदी और व्यापार विवाद। 2015 की भारत नेपाल नाकाबंदी को दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ा तनाव माना जाता है। नेपाल ने इसे भारत की साजिश बताया, जबकि भारत का कहना था कि ये नेपाल के आंतरिक आंदोलन का नतीजा था। सीमा विवाद। सीमा विवाद विशेष रूप से कालापानी और लिपुलेख जैसे क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में एक और बड़ा कारण है। नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया कि वो उनकी भूमि पर कब्जा कर रहा है। भारत की भूटानीकरण नीति। नेपाल में कई नेता मानते हैं कि भारत नेपाल को भूटान की तरह एक सैटेलाइट स्टेट बनाना चाहता है। ये सोच दोनों देशों के रिश्तों को और कड़वा बना देती है।
भारत और नेपाल के रिश्ते धर्म और संस्कृति के बंधन में बंधे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें। साझा इतिहास और विश्वास ही इन तनावों को खत्म करने की कुंजी है। क्या इन रिश्तों को सुधारने का रास्ता अब भी बाकी है, या ये तनाव हमेशा बने रहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।